भोर हो चुकी होती है। सुबह घूमने वाले आधा रास्ता पार कर चुके होते हैं। तब नई कॉलोनी के किसी दफ्तर की रात भर चौकीदारी करने के बाद वह बूढ़ा मुसलमान अपनी सफेद दाढ़ी और यातना से तपा चेहरा लिए आता है और ढाल पर बिछे उस बोगनवेलिया के बगीचे को पार करते हुए पुराने शहर की ओर उतर जाता है। एक देवता की तरह निस्संग और निष्प्रिय अपनी समूची जिंदगी और उसके सुख दुखों को किसी पान की पोटली की तरह एक झोली में डाले हुए हर रोज जाता है, हर रोज जाता है। किसी जनाकीर्ण मोहल्ले के धीरे धीरे ढहते घर की ओर। वह किसे देखता है और किसे नहीं, यह कहना मुश्किल है। उसके चेहरे पर मुतमईन होने का भाव होता है कि उसने रात की चौकीदारी ठीक से पूरी की। वह बगीचे के घुमावदार रास्तों पर नहीं, खुद अपनी बनाई पगडंडी पर चुपचाप चलता जाता है। उसके पास शायद नहीं है शहर की वारदातों की खबर, तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए चिकनी चुपड़ी सड़कों पर खाए पिए घूमते लोगों की खबर, चिड़ियों, पक्षियों, सूखी पत्तियों, रात की नमी और पंखुड़ियों के किसी चकत्ते पर सोई आदिवासी मजदूरों की खबर। पर कभी कभार वह सिर ऐसे झटक देखता है ऊपर आसमान की तरफ, मानो किसी बूढ़े ईश्वर की तरफ, जैसे उसे हर हालत में अपने आदमी होने की पूरी खबर है। मैं विलाप करता रहता हूँ, मैं विलाप करता रहता हूँ। बना नहीं पाया ऐसा घर जिसमें रहते दिदिया, काका, अम्मा, दादा, बाबा, रिभू के साथ, जिसमें कई सदियां ना सही, कम से कम एक सदी होती, आंगन की तरह चौड़ी खुदी, जिस पर लगे कठचंदन या बकौली के नीचे सब जमा होते भोजन के लिए, जिसमें मलाई की बर्फ और लगड़े आमों के साथ कटहल का अचार, तल भजिया, भरे करेले होते, मटर पनीर छोले नान के साथ, जिसमें पर्ची में कभी मिर्जापुर के पंडित जी रामचरितमानस का प्रवचन करते और कोई लैंप के नीचे बैठा करता रहता जिबिगिन नेव हरवेद की कविताओं का हिंदी अनुवाद, जिसके भारी लकड़ी के दरवाजे सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक लगातार खुले रहते और जिसका होता न कोई चौकीदार, जहां एक किनारे बैठकर मैं आनंद मोहन दादा से सुनता रह सकता निराला और रामचंद्र शुक्ल के संस्मरण। मैं विलाप कहता हूँ रह नहीं पाया ऐसे मोहल्ले में जिसमें सुबह सुबह पार्क में टहलते मिल जाते कई पिछली अगली सदियों के लोग, स्त्रियां और बच्चे, जिसमें परचूनी की दुकान, महादेवी मिठिया की मिठाइयां, कहवा घर, मिल्क बार, आइसक्रीम की दुकानें होती,
और दर्जी 12वीं सदी की पोशाकें रफू करते हुए, गुजरा 23वीं सदी की ताजी सब्जियां पानी से धोकर सजाते हुए, जिसमें शमशेर मिलते एक मौजूद शब्द की खोज में भटकते हुए और व्याकरण की परवाह किए बिना असंबद्ध कविता पंक्तियों से उपन्यास लिखता हुआ एक स्कूली बच्चा, जिसमें दउआ बाबा की बैलगाड़ी खेतों की तरफ जाती हो तो उसकी बगल से जाती जुनू की जेन आगे न जाना चाहती। मैं विलाप करता हूँ, ऐसा शहर नहीं खोज पाया जिसके चारों ओर परकोटा हो बर्बरों को रोकने के लिए, जिस पर उपहार स्वरूप खिली हो फूलों की रंगारंग क्यारियां, जिसके बाजार में बगदाद की कीमखाब बेचते हो सौदागर अमरीकी सैनिकों को, जहां लाहौर के कबाबों और गोश्त दो प्याजा के कॉर्नर के बगल में हो थाई फास्ट फूड और ग्रीक खाने की दुकानें, जड़ी बूटियां तुकी से कबीर और शेक्सपियर की पंक्तियां आ जाएं, कंप्यूटर के पर्दों पर असंख्य भाषाओं में मैं विलाप करता हूं, सिर्फ कविता में, क्योंकि उससे बाहर विलाप और स्वप्न दोनों के लिए अब कोई जगह नहीं बची। मैं विलाप करता हूं, सिर्फ कविता। हमारी बनाई दुनिया नष्ट नहीं होती हमारे बाद, वो नष्ट होती है हमारे ही सामने, धीरे धीरे। और कई बार तो ऐसे कि हम खुद नहीं समझ पाते कि वो नष्ट हो रही है। खिड़की के पर्दे बदल जाते हैं, बैठक खाने में रखी चीजों का विन्यास ऊब कर हम कुछ और कर देते हैं, डाल आते हैं कुछ मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह पिछवाड़े अटाले में। पुस्तकों की नई तरतीब में खोजें नहीं मिलती, कुछ पुरानी कमजोर और पीले पड़ गए पन्नों वाली पुस्तकें ऐन वक्त पर याद नहीं आते अपनी ही कविताओं के कई शब्द और रूपक। वैसे ही सुबह उठते हैं और कोहरे में घूमने जाते हैं, गुलूबंद लपेट कर। वैसी ही हल्की गर्म चाय पीते हैं, अखबारों का इंतजार करते हुए। फटी हुई कॉलर को रफू करवा लेते हैं। किसी की करुण गाथा सुनने का धीरज अपने आप कम होता जाता है। अपने बाबा का सफेद दाढ़ी से ढका चेहरा ठीक ठीक याद नहीं आता, और ना ही वो रंग जो स्वीकार की शाम उस पर था। भूलने से शुरुआत होती है नष्ट होने की, याद करने और भूलने से ही बनती है हमारी अपनी दुनिया। भूल याद करके ही हम उसे नष्ट करते हैं अपने ही सामने। सभी कहते हैं कि वो आ रहा है, उद्धारक, मसीहा, हाथ में जादू की छड़ी लिए हुए। इस बार
रथ पर नहीं, अश्वारूढ़ भी नहीं, लोगों के कंधों पर चढ़कर वो आ रहा है। ये कहना मुश्किल है कि वो खुद आ रहा है कि लोग उसे ला रहे हैं। हम जो कीचड़ में सने हैं, हम जो खून से लथपथ हैं, हम जो रास्ता भूल गए हैं, हम जो अंधेरे में भटक रहे हैं, हम जो डर रहे हैं, हम जो ऊब रहे हैं, हम जो थक हार रहे हैं, हम जो सब जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं, हम जो अपने पड़ोस से अब घबराते हैं, हम जो आंखें बंद किए हैं भय में या प्रार्थना में, हम सबसे कहा जा रहा है कि वो आ रहा है, उसकी प्रतीक्षा करो, वो सबका उद्धारक, सब कुछ ठीक करने आ रहा है। हमें शक है पर हम कह नहीं सकते, हमें डर है पर हम उसे छुपा रहे हैं, हमें आशंका है पर हम उसे बता नहीं रहे। हम भी अब अनचाहे विवश कर्तव्य की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम किसी और की नहीं, अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें अपने से दूर गए अरसा हो गया और हम अब लौटना चाहते हैं, वहीं जहां चाहत और हिम्मत दोनों साथ हैं, जहां अकेले पड़ जाने पर डर नहीं लगता, जहां आतताई की चकाचौंध और धूम धड़ाके से घबराहट नहीं होती, जहां अब भी भरोसा है कि ईमानदार शब्द व्यर्थ नहीं जाते, जहां सबके छोड़ जाने के बाद भी कविता साथ रहेगी, वहीं जहां अपनी जगह पर जमे रहने की जिद बनी रहेगी, जहां अपनी आवाज और अंतःकरण पर भरोसा छीजा नहीं होगा, जहां दुस्साहस की बिरादरी में और भी होंगे, जहां लौटने पर हमें लगेगा कि हम अपनी घर पर छी पूरा पड़ोस में वापस आ गए हैं। आतताई आएगा अपने सिपह सालारों के साथ, अपने खूंखार इरादों और लुभावने वादों के साथ, अश्लील हंसी और असह्य रौब के साथ। हो सकता है कि वो हम जैसे हाशिए वालों को नजरअंदाज करे, हो सकता है हमें तंग करने के लिए छुपे फरमान जारी करे, हो सकता है उसके दलाल उस तक हमारी कारगुजारियों की खबर पहुंचाएं, हो सकता है उसे हमें मसलने की फुर्सत ही ना मिले, हो सकता है उसकी दिग्विजय का जुलूस हमारी सड़कों से होकर गुजरे ही ना, हो सकता है उसकी दिलचस्पी बड़े जानवरों में हो, मक्खी मच्छर में नहीं। पर हमें अपनी ही प्रतीक्षा है, उसकी नहीं। अगर आएगा तो देखा जाएगा,
अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी जो रौब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने के लिए मास्टर के घर नहीं जाता, जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है, जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, वही थोड़ा सा आदमी। जो धोखा खाता है पर प्रेम करते रहने से नहीं चूकता, जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता, जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है, जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है, वही थोड़ा सा आदमी। जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं उगता, जो अपने घर को चीजों का गोदाम बनने से बचाता है, जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को नहीं कोसता, जिसे खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है ऐ रहा एक गान, आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य, पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण, वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा।